सुप्रभात विद्यार्थियों, समास हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है अव्ययीभाव, अर्थात इस समास में अव्यय पद का प्रयोग होगा और पूर्व पद जो होगा वो अव्यय पद होगा। तो इसकी पहचान यही होगी, इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। देखिए अव्ययीभाव समास, इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्व पद अव्यय पद होता है। पूर्व पद अव्यय पद होता है। अब आती है बात समास विग्रह करने की। तो देखिए समास विग्रह जब करेंगे तो सबसे पहले इसमें उत्तर पद होता है बाद वाला पद। उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब ये आवश्यक विभक्ति कौन सी होगी? तो जब आपके अव्यय पद आएंगे तो सभी में ये अलग अलग प्रयोग की जाएगी। तो उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात में पूर्व पद क्या? अव्यय पद, उसका अर्थ लिखा जाता है। समास विग्रह करते समय उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति लगाकर पूर्व पद क्या होगा? अव्यय पद, उसका अर्थ लिखा जाता है। अब देखिए जो बातें इसमें ध्यान रखने की है, समस्त पद बनाते समय समस्त पद बनाते समय अकारांत और आकारांत का अम हो जाता है। अकारांत और आकारांत का अम हो जाता है। अब ये अम क्या होता है? जैसे अकारांत शब्द आ गया राम और आकारांत शब्द आ गया लता। अब हमें अकारांत और आकारांत दोनों का अम करना है। अम का मतलब ये अकारांत है, इसको हलन करेंगे तो ए निकल जाएगा। अब इस ए के स्थान पर हमें क्या करना है? अम करना है। अम करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा राम। अब यहां ध्यान रखना है आपको कि यहां अम कैसे होगा। तो आ का यहां अम करना है। तो देखिए तेमे से जब आ निकालेंगे और इसके स्थान पर हम अम करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लता। तो इस तरीके से समस्त पद बनाते समय अकारांत और आकारांत का क्या हो जाएगा? अम। आकारांत में आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने समस्त पद में लतान किया तो आपका वाक्य गलत है। तो समस्त पद में आपको क्या करना है? अम करना है, लतम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ईकारांत और ईकारांत का ई हो जाता है। देखिए समस्त पद ईकारांत और ईकारांत हो, यानी जिसके अंत में ई की या ई की ध्वनि आ रही हो, तो समस्त पद बनाते समय उसका ई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समस्त पद आ गया उपनदी। अब यहां पर नदी में देखिए ई, छोटे ई की मात्रा है, जबकि नदी का शुद्ध रूप ये होता है। लेकिन अव्ययभाव समास में
समस्त पद बनाते समय ईकारांत का आपको क्या करना है, ई। तो समस्त पद में नदी इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं उकारांत और उकारांत का उ हो जाता है। उकारांत और उकारांत का उ हो जाता है। देखिए समस्त पद आपके पास में आ गया अनुवधु। अब यहां अनुवधु में देखिए वधु में उ छोटा है, जबकि वधु का शुद्ध रूप है वधु। लेकिन अव्ययभाव समास में जब आप समस्त पद बनाएंगे तो उकारांत और उकारांत का क्या करना पड़ेगा, आपको उ करना पड़ेगा। इसलिए समस्त पद में वधु इस तरीके से लिखा जाएगा। दोबारा देखिए एक बार, अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद अव्यय पद होता है। उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति लगाकर पूर्व पद अर्थात अव्यय पद का अर्थ लिखा जाता है। समस्त पद बनाते समय अकारांत और आकारांत का अम हो जाता है। समस्त पद में इकारांत और ईकारांत का ई हो जाता है और समस्त पद में उकारांत और उकारांत का उ हो जाता है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप समास विग्रह करेंगे और समस्त पद बनाएंगे। अब लेते हैं एग्जाम्पल और अब आपके शुरू होंगे कि कौन कौन से अव्यय पद आपके अव्ययभाव समास में आएंगे। तो देखिए पहला अव्यय पद आपके आएगा अनु। पहला अव्यय पद आपके आएगा अनु। अब अनु का अर्थ होता है पश्चात अथवा योग्यम। पश्चात अथवा योग्यम, ये एक अव्यय पद ऐसा है जिसके दो अर्थ हैं। बाकी सभी अव्यय पद के एक ही अर्थ आएंगे। अब कहां तो आप पश्चात का प्रयोग करेंगे और कहां आप योग्यम का प्रयोग करेंगे। देखिए जहां कोई गुण आ जाए शब्द में, जहां कोई गुण आ जाए वहां आपको योग्यम का प्रयोग करना है और इसके अलावा जितने भी शब्द हैं उसमें आपको पश्चात का प्रयोग करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं अनुरथम। अब देखिए ये तो यहां आ गया पूर्व पद अव्यय पद और रथम इसमें हो गया उत्तर पद। अब मैंने बताया था कि अकारांत और आकारांत का अम हो जाता है। तो यहां मूल पद क्या है, रथ। रथ अकारांत है तो अकारांत का क्या किया था, अम किया था, इसलिए यहां समस्त पद में क्या हो गया, रथम हो गया। केवल आप अनुरथ लिखोगे तो आपका समस्त पद गलत है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका समास विग्रह कैसे होगा। देखिए समास विग्रह बताया गया था कि उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जहां अनु आएगा वहां उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अब उत्तर पद में आवश्यक कौन सी, षष्ठी विभक्ति लगाकर पूर्व पद अनु का अर्थ लिखा जाता है। तो अनु का अर्थ क्या है, पश्चात और योग्यम। तो देखिए रथ शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी, रथस्य। इसके बाद में अनु का अर्थ क्या होता है, पश्चात या योग्यम। अब यहाँ रथ कोई गुण नहीं है तो यहाँ प्रयोग होगा पश्चात का, यहाँ प्रयोग होगा पश्चात का। देखिए दोबारा, अनुरथम उत्तर पद में आवश्यक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया।
उसके बाद में पूर्व में अव्यय पद है उसका अट लिखा पश्चात। शब्द आ गया आपके पास में अनु विष्णु। देखिए उत्तर पद उकारांत है, तो उकारांत में छोटा हो रहा है यहाँ पर, यही आपको बताया गया था कि समस्त पद में उकारांत और उकारांत का उ हो जाता है। ठीक है, अब समास विग्रह करेंगे। सबसे पहले उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति लगाएंगे। आवश्यक विभक्ति कौन सी लगेगी? षष्ठी। तो विष्णु की षष्ठी क्या बन जाएगी? विष्णु। विष्णु उकारांत है, तो जैसे गुरु शब्द का रूप बनेगा वैसे ही विष्णु शब्द का रूप बनेगा। तो विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अनुरूपम। अनुरूपम, अब यहाँ रूप शब्द अकारांत है, अकारांत का अम कर दिया, रूपम हो गया। अब देखो यहाँ कोई गुण आ रहे हैं, रूप सुंदरता, तो सुंदरता एक गुण हो गया। तो जहां गुण आ रहा हो वहां किसका प्रयोग करेंगे? योग्यम का। तो सबसे पहले रूप शब्द में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी? रूपस्य। और इसके बाद में पूर्व पद अव्यय पद का अर्थ आ जाएगा योग्यम। तो अनुरूपम का समास विग्रह हो जाएगा रूपस्य योग्यम। अब एक हम समास विग्रह लेते हैं और उसका समस्त पद बनाते हैं। गुणस्य, गुणस्य योग्यम। अब देखिए समस्त पद कैसे बनाएंगे? समस्त पद में सबसे पहले अव्यय पद आना चाहिए। तो यहां हम देखेंगे कि योग्यम किस अव्यय पद का अर्थ है? तो योग्यम है अनु का अर्थ। तो सबसे पहले अव्यय पद आ जाएगा अनु। इसके बाद में गुणस्य शब्द है, तो इस शब्द में मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द है गुण। मूल शब्द क्या है? गुण। अब गुण शब्द अकारांत है, क्योंकि अंत में एक ही ध्वनि आ रही है, तो अकारांत का हमें क्या करना है? अम करना है। तो गुण का क्या हो जाएगा? गुणम हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा? गुणम। तो ये हो गया अनुगुणम। तो ये था आपका अनु अव्यय पद। अगला अव्यय पद अगली क्लास में लेंगे। जितना आपको बताया गया है उसका आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद।